नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र सिंह अपने इलेक्ट्रिशियन आईटी नॉलेज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दोस्तों फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन, सह प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से इसमें दो कुंडली होती है, एक प्राइमरी कुंडली होती है और दूसरी सेकेंडरी कुंडली होती है। प्राइमरी को जैसे ही सप्लाई से जोड़ा जाता है, जैसे ही प्राइमरी को सप्लाई से जोड़ा जाता है, आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो सेकेंडरी में अपने आप ही विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यही सिद्धांत जो है वो कहलाता है फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। दोस्तों, फेराडे के इस नियम के अनुसार अगर किसी कुंडली में एसी, ध्यान रखना कौन सी सप्लाई, एसी सप्लाई, प्रत्यावर्ती करंट अगर किसी कुंडली में दिया जाए तो उसके पास में रखी दूसरी कुंडली में स्वतः ही एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी सिद्धांत को हम कहते हैं आपसी प्रेरण, इसी सिद्धांत को हम कहते हैं पारस्परिक प्रेरण, इसी सिद्धांत को हम कह देते हैं अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम ऑप्शन चूज करेंगे। अगर ऑप्शन में है कि फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, बिल्कुल हाँ, ट्रांसफार्मर फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसी सिद्धांत का दूसरा नाम आपसी प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, और एक दोस्तों इसका नाम अन्य और भी है, जिसको आप लोग म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर ऑप्शन में फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा आपसी प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण या फिर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि ट्रांसफार्मर जो है वो केवल एसी सप्लाई पर ही काम करता है। अगर आप किसी ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ देते हैं, अगर किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ देते हैं, तो ध्यान रखना इंडक्टिव रिएक्टेंस के अभाव में, प्रेरकत्व प्रतिघात के अभाव में प्राइमरी में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा और अपनी प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो ध्वस्त हो जाएगी, यानी कि जल जाएगी। दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि अगर किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को बिना लोड के अगर डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो डॉट डॉट क्या होगा। ऑप्शन ए सेकेंडरी वाइंडिंग जलेगी, प्राइमरी वाइंडिंग जलेगी, या दोनों वाइंडिंग जलेगी, या कोई नहीं जलेगी। तो दोस्तों, अगर किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जलेगी, क्योंकि बिना लोड के सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो ओपन रहेगी और ओपन रहने पर उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा
अतः केवल आपकी प्राइमरी वाइंडिंग ही जलेगी। तो ध्यान रखना, अगर किसी ट्रांसफार्मर को एसी की जगह डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, आपकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। तो क्लियर कि ट्रांसफार्मर ओनली फॉर किस सप्लाई पर काम करता है, तो ध्यान रखना ट्रांसफार्मर ओनली फॉर जो है एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है, डीसी पर नहीं। और अगर जोड़ दोगे डीसी पर तो इसकी प्रेरक प्रतिघात के अभाव में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा और आपकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। एक डाउट और है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को चलो मैं डीसी से नहीं जोड़ता हूं, एसी सप्लाई से ही जोड़ता हूं, तो ये काम क्या करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का काम जो है वो है वोल्टेज को घटाना या फिर बढ़ाना। यानी कि एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से आप एक जनरेट वोल्टेज को घटा भी सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है आवर्ती और पावर को परिवर्तित नहीं करता। दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग में सपोज करो 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में दी गई और ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इस पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट। सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इनपुट में इसको दिया जा रहा है 240 वोल्ट और सेकेंडरी में दोस्तों ये 12 वोल्ट स्टेप डाउन कर रहा है, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है। तो अब ये पूछा जाता है कि ये प्राइमरी में तो अपन ने एसी दी थी, लेकिन सेकेंडरी में कौन सी सप्लाई मिलेगी, एसी, डीसी, पल्सेटिंग डीसी या उपरोक्त कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों कि प्राइमरी में आपने एसी सप्लाई दी है तो सेकेंडरी में भी आपकी एसी ही आपको आउटपुट मिलेगी। लेकिन यह ध्यान रखना, अगर प्राइमरी में आपका ये सेकेंडरी में आपको प्राइमरी में एसी इनपुट दी है सप्लाई तो आउटपुट में भी आपको एसी ही मिलेगी। और ध्यान रखना, अगर आपको पूछ लिया जाए कि प्राइमरी में 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति दी गई और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और 240 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे प्राइमरी में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी तो सेकेंडरी में कितनी होगी दोस्तों। ध्यान रखना ट्रांसफार्मर जो है फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित नहीं करता है, चाहे ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में आवर्ती और पावर बराबर होती है। जितनी की प्राइमरी में आवर्ती होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उतनी ही सेकेंडरी में आवर्ती रहेगी। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप इस 12 वोल्टेज एसी को आप रेक्टिफायर यानी कि डायोड या रेक्टिफायर लगा के इस 12 वोल्ट एसी को आप डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का कार्य, तो ट्रांसफार्मर का कार्य जो होता है वो होता है ओनली फॉर वोल्टेज को, ओनली फॉर वोल्टेज को घटाना बढ़ाना, वोल्टेज को घटाना बढ़ाना। ट्रांसफार्मर का काम एक ही है, केवल वोल्टेज को घटाना बढ़ाना। अब अगर आप इस 12 वोल्ट एसी को, या एसी की बात करूं मैं, 12 वोल्ट 24 वोल्ट 28 वोल्ट 40 वोल्ट कितने भी हों, उसको आपको डीसी में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का। वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बोलेंगे ट्रांसफार्मर का। क्या ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करता है? ट्रांसफार्मर कतई फ्रीक्वेंसी और पावर को परिवर्तित नहीं करता है।
फिर से मैं क्लियर कर देता हूं कि ट्रांसफार्मर का आपको सिद्धांत पूछा जाए तो अपन बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, सह प्रेरण। दोस्तों एक सह प्रेरण भी होता है, सह प्रेरण ऑप्शन में आता है सह प्रेरण, तो भी आप ध्यान रखना सह प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सभी एक ही नाम है, एक ही चीज है। एक होता है सह प्रेरण, एक होता है सह प्रेरण। दोस्तों ये अलग चीज है, सह प्रेरण और सह प्रेरण में डिफरेंट है। सह प्रेरण जो है ऑटो ट्रांसफार्मर, ध्यान रखना अपना ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर अपना ऑटो ट्रांसफार्मर अपना सह प्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि ट्रांसफार्मर जो है दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जिसको डी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं, डी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर सह प्रेरण, आपसी प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो सेल्फ इंडक्शन या सह प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर एक स्थितिक मशीन होती है, स्थिर मशीन होती है, इसमें कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई घर्षण हानि नहीं होती है, और घर्षण हानि नहीं होगी तो इसमें कोई यांत्रिक लॉस नहीं होगा, कोई मैकेनिकल लॉस नहीं होगा, और जिस मशीन में मैकेनिकल लॉस नहीं होगा उस मशीन की दक्षता सबसे ज्यादा होगी। तो ट्रांसफार्मर की अगर दक्षता की बात करें, तो ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी की अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है अन्य सभी इलेक्ट्रिकल मशीनों से ज्यादा होती है, और कितनी होती है तो बात करें तो ट्रांसफार्मर की दक्षता 92 से 98% होती है। ये अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं दोबारा से लिख देता हूं, ट्रांसफार्मर की दक्षता 92 से लेकर 98% होती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति नहीं होती है, तो ध्यान रखना ट्रांसफार्मर में घर्षण क्षति, यांत्रिक क्षति, मैकेनिकल जो लॉस है वो नहीं होता है, और इसीलिए ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे ज्यादा होती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थितिक मशीन होती है जो आवर्ती और पावर को बिना परिवर्तित किए वोल्टेज को, या मैं बोलूं तो वैद्युतिक ऊर्जा को एक स्थान से यानी कि एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करने का काम करता है। अगर आप बोलेंगे कि सर ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या पड़ गई, तो ट्रांसफार्मर की जरूरत अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग होती है। जैसे अपने घरों में टीवी है, रेडियो है, एलईडी है, उसको चलाने के लिए 12 वोल्ट 24 वोल्ट की जरूरत होती है, और घरों में कितनी आती है, घरों में आती है 240 वोल्ट एसी। अब अगर 240 वोल्ट एसी से अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो अपनी एलईडी, टीवी ये जो है ये नष्ट हो जाएंगी, जल जाएंगी। अब ये इस 240 वोल्ट को 12 वोल्ट या 24 वोल्टेज में स्टेप डाउन करने के लिए भी अपने को ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। या फिर जो जनरेशन स्टेशन होते हैं अपने, जहां पर आप बोलते हो कि साहब बिजली उत्पादन के अंदर, वहां पर जो अल्टरनेटर होते हैं वो जनरेशन वोल्टेज जो होते हैं अपने 11 केवी से लेकर लगभग 33 केवी तक होते हैं। आपको पूछ लिया जाएगा कि जनरेशन वोल्टेज कितने होते हैं। जनरेशन वोल्टेज ध्यान रखना, जनरेशन वोल्टेज की रेंज जो होती है वो होती है 11 केवी से लेकर 33 केवी। आपको दोस्तों पूछ लेगा कि बताइए उत्पादन केंद्रों पर, बिजली घर जो होते हैं वहां पर जो उत्पादन केंद्र होते हैं वहां पर उत्पादन वोल्टेज की मानक रेंज बताइए, तो वो होती है 11 केवी से लेकर 33 केवी।
लेकिन दोस्तों अगर 33 केवी पर अपन संचरण कार्य करेंगे, संचरण का अर्थ है कि ट्रांसमिशन कार्य करेंगे, तो लाइन में धारा बढ़ जाएगी और धारा बढ़ने से शक्ति अपव्यय बढ़ जाएगा और शक्ति अपव्यय बढ़ जाएगा तो लाइन की दक्षता गिर जाएगी और वोल्टेज रेगुलेशन गिर जाएगा। तो संचरण लाइनों की दक्षता बढ़ाने के लिए या बोलूं तो वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज नियमन बढ़ाने के लिए संचरण यानी कि ट्रांसमिशन जो वोल्टेज है वो हाई रखे जाते हैं, जिससे कि अगर संचरण यानी कि ट्रांसमिशन वोल्टेज ज्यादा रखेंगे, हाई रखेंगे, तो उससे क्या फायदा होगा वो नोट करें। सबसे पहले तो आपने नोट कर लिया होगा कि जनरेशन वोल्टेज की मानक रेंज क्या है, तो 11 से 33 केवी। फिर अगर बात करें कि अधिक जनरेशन वोल्टेज से फायदा, अधिक जनरेशन वोल्टेज का फायदा, तो दोस्तों अगर जनरेशन वोल्टेज बढ़ाए जाएंगे तो ध्यान रखना लाइन करंट घटेगा, लाइन करंट घटेगा, और लाइन करंट घटेगा तो ध्यान रखना शक्ति अपव्यय, शक्ति अपव्यय घटेगा, और शक्ति अपव्यय घटेगा तो ध्यान रखना लाइन दक्षता बढ़ेगी, लाइन दक्षता बढ़ेगी, और लाइन दक्षता बढ़ेगी तो ध्यान रखना लाइन वोल्टेज रेगुलेशन, लाइन वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा। वोल्टेज रेगुलेशन को दोस्तों वोल्टेज नियमन भी कहते हैं। दोबारा से सुनिए दोस्तों कि सर बताइए जनरेशन स्टेशन जो होते हैं उन पे उत्पादन वोल्टेज 11 से 33 केवी के लगभग होते हैं, लेकिन संचरण कार्य जो है वो 132 केवी, 220 केवी या 440 केवी पर किया जाता है। तो हाई वोल्टेज संचरण से क्या फायदा है वो बताइए। तो वो मैंने आपको बता दिया, अगर संचरण यानी कि ट्रांसमिशन वोल्टेज हाई रखा जाएगा तो लाइन करंट घटेगी, और लाइन करंट घटेगी तो लाइन का शक्ति अपव्यय घटेगा, और शक्ति अपव्यय घटेगा तो लाइन की दक्षता बढ़ेगी, और लाइन दक्षता बढ़ेगी तो वोल्टेज रेगुलेशन सुधरेगा, और साथ ही साथ लाइन का जो पावर फैक्टर है वो भी सुधरेगा। इसलिए दोस्तों संचरण वोल्टेज जो है हाई रखे जाते हैं, ज्यादा रखे जाते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आपका जो जनरेशन स्टेशन होता है वहां पर आपका एक अल्टरनेटर लगा होता है। अल्टरनेटर, और ये जो अल्टरनेटर है ये 11 केवी से लेकर 33 केवी वोल्टेज पैदा करता है। इस वोल्टेज को हम फीडर लाइनों के माध्यम से अपना जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप दोस्तों मैं बोलूं तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं इसको। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर दोस्तों जो होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और जनरेशन स्टेशन को जोड़ने वाली जो ये लाइन है इसको बोला जाता है फीडर लाइन। फीडर लाइन,
और ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, ये एक शक्ति ट्रांसफार्मर होता है, शक्ति ट्रांसफार्मर, जिसको पावर ट्रांसफार्मर भी आप कहते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि जो जनरेशन स्टेशन है, उत्पादन केंद्र जो स्टेशन है, वहां पर जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है या पावर ट्रांसफार्मर होता है। तो ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये एक शक्ति यानी कि पावर ट्रांसफार्मर होता है। और इसके कनेक्शन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये बताइए कि आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो इसके कनेक्शन जो होते हैं दोस्तों वो आपके स्टार डेल्टा में होते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके उत्पादन केंद्रों पे जो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसके कनेक्शन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, स्टार डेल्टा कनेक्शन होते हैं। और ये एक शक्ति ट्रांसफार्मर होता है। और इसी शक्ति ट्रांसफार्मर में अलग एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसकी कोर कौन सी होती है। तो अगर इसकी कोर की बात करें दोस्तों तो इसमें सेल टाइप की कोर होती है, सेल प्रारूपी कोर। दोबारा से दोस्तों, जो अपना उत्पादन केंद्र होता है वहां पर जो अल्टरनेटर होता है उसको यांत्रिक पावर देकर विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है। और जो विद्युत ऊर्जा पैदा करने का जो मानक वोल्टेज रेंज है वो है 11 से 33 केवी। और इस 11 से 33 केवी को फीडर लाइन के माध्यम से स्टेप अप ट्रांसफार्मर तक भेजा जाता है। और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक शक्ति ट्रांसफार्मर होता है। इसके कनेक्शन जो होते हैं वो स्टार डेल्टा में होते हैं। और इसमें अगर कोर की बात करें दोस्तों, अगर कोर की बात करें तो इसमें सेल प्रारूपी कोर होती है, सेल टाइप कोर, सेल टाइप कोर इसमें होती है। अब भी दोस्तों इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें जो 33 केवी वोल्टेज आपने दिए इसको बढ़ाकर 110। पहले दोस्तों एक चीज क्लियर कर देता हूं कि संचरण मानक वोल्टेज रेंज कितनी होती है, संचरण वोल्टेज की मानक रेंज या बोलो तो ट्रांसमिशन वोल्टेज की मानक रेंज कितनी होती है। तो वो ध्यान रखना दोस्तों, संचरण वोल्टेज की मानक रेंज होती है 66 केवी, 110 केवी, 132 केवी, 210 केवी और 440 केवी। ये होती है दोस्तों संचरण वोल्टेज की मानक रेंज। और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि फिलहाल में अधिकतम संचरण वोल्टेज की मानक रेंज क्या है। दोस्तों फिलहाल में अधिकतम संचरण वोल्टेज की जो रेंज है वो 440 केवी है और 750 केवी का अभी फिलहाल में कार्य जो है वो प्रगति पे है। तो अगर 440 वोल्ट की 440 केवी की जगह अगर 750 वोल्ट केवी हो हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज की रेंज, तो 750 केवी भी आप कर सकते हो। अगर दोस्तों हाई रेंज 750 है ऑप्शन में तो ये भी आप कर सकते हैं, आपका आंसर सही होगा। तो ये आपका जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इस 33 केवी को 110 या 132 या 210 या 440 केवी में स्टेप अप करके
प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। ये अपना ग्रिड स्टेशन है, ग्रिड स्टेशन। और ग्रिड स्टेशन जो है दोस्तों ध्यान रखना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से ग्रिड स्टेशन को जोड़ने वाली जो लाइन है वो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन या प्राथमिक ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। अब यहां पे लगा होता है आपका एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो आपके 110 केवी या 440 केवी या 210 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और इसे 33 केवी वोल्टेज को अपन सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से सब स्टेशन तक पहुंचाते हैं। और सब स्टेशन पे जो है इस 33 केवी को 11 केवी में बदल देते हैं। ये अपना होता है सब स्टेशन। दोस्तों दोबारा से ध्यान से सुने। सबसे पहले अपना होता है जनरेशन स्टेशन, जहां पर 11 से 33 केवी का उत्पादन किया जाता है। उस उत्पादन वोल्टेज को अपन फीडर लाइन के माध्यम से स्टेप अप ट्रांसफार्मर को देते हैं सप्लाई, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर को प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ग्रिड स्टेशन को जोड़ते हैं, और ग्रिड स्टेशन को फिर अपन सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से सब स्टेशन को जोड़ते हैं। और सब स्टेशन पे जो भी आपका संचरण जो वोल्टेज होता है 166 केवी, 132 या 210 या 440 या 750 जो संचरण वोल्टेज हैं उनको हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो वोल्टेज होते हैं यानी कि 11 केवी में अपन कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों एक चीज और क्लियर कर देता हूं, एक होता है संचरण यानी कि ट्रांसमिशन वोल्टेज। ये ट्रांसमिशन वोल्टेज तो आपको मैंने बता दिया 66 केवी, 110 केवी, 132 केवी, 210 केवी, 440 केवी, 440 केवी या 750 केवी। ये है संचरण यानी कि ट्रांसमिशन मानक वोल्टेज। जबकि दोस्तों एक होता है वितरण वोल्टेज, वितरण मानक वोल्टेज या डिस्ट्रीब्यूशन मानक वोल्टेज भी जिसको बोला जाता है। दोस्तों वितरण जो है वो आपका होता है (415 वोल्ट, 240 वोल्ट) यह आपका वितरण मानक वोल्टेज होता है। 3 फेज में होगा आपका 415 वोल्ट और सिंगल फेज में होगा आपका 240 वोल्ट। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से हम ग्रिड स्टेशन को सब स्टेशन से जोड़ते हैं, और सब स्टेशन के बाद में हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के माध्यम से हमें अपना जो वितरण स्टेशन होता है जिसको डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन बोलते हैं उसको जोड़ते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन दोस्तों यहां पे बनता है आपका कि आपका जो वितरण स्टेशन है, वितरण स्टेशन जिसको बोला जाता है वितरण स्टेशन, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? तो हम बोलेंगे दोस्तों वितरण ट्रांसफार्मर।
वितरण ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम बोलेंगे वितरण ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन यहाँ पे कई तरीके से पूछता है, जैसे कि बताइए लाइट उपयोगी ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? लाइट उपयोगी, जन उपयोगी। जन उपयोगी ट्रांसफार्मर पूछे कौन सा होता है तो बोलेंगे वितरण ट्रांसफार्मर। लाइट उपयोगी ट्रांसफार्मर कौन सा आता है तो भी बोलेंगे वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। या अगर बोले कि घरेलू या उद्योगशालाओं में सप्लाई पहुंचाने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर काम आता है तो भी बोलेंगे वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दोस्तों इसको अपने वितरण ट्रांसफार्मर, जन उपयोगी ट्रांसफार्मर या फिर लाइट उपयोगी ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। और इस ट्रांसफार्मर की आपको कनेक्शन पूछेगा कि बताइए वितरण ट्रांसफार्मर जो होता है उसके कनेक्शन कैसे होते हैं, तो आप ध्यान रखना किसके कनेक्शन होते हैं, डेल्टा स्टार। ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए वितरण ट्रांसफार्मर में कौन से कनेक्शन होते हैं, तो अपन बोलेंगे डेल्टा स्टार। वितरण ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार और शक्ति ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा। दोस्तों आपको ये पूछता है कि ये जो वितरण ट्रांसफार्मर है, इस वितरण ट्रांसफार्मर में, इस जन उपयोगी ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन होते हैं वो होते हैं डेल्टा स्टार। तो इस डेल्टा स्टार कनेक्शन करने का कोई फायदा बताओ। तो फायदा जो है वो दोस्तों ये है कि अगर कनेक्शन जो है डेल्टा स्टार में रहेंगे, प्राइमरी जो है दोस्तों वो आपकी डेल्टा में रहेगी और सेकेंडरी जो है वो स्टार में रहेगी। तो हम जो है सेकेंडरी स्टार में रहने से 3 फेज के साथ साथ हम सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए एक वितरण ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी सेकेंडरी जो है वो स्टार में कनेक्ट होती है, उससे क्या फायदा होता है। तो दोस्तों फायदा ये है कि 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा फायदा ये भी बोल सकते हैं कि 3 फेज 4 तार प्रणाली काम में ले सकते हैं। 3 फेज 4 तार प्रणाली का अर्थ होता है कि 3 फेज 1 न्यूट्रल, अर्थात 3 फेज सप्लाई के साथ आप सिंगल फेज सप्लाई भी काम में ले सकते हैं। तो एक बार दोस्तों फिर से हम इसका पूरा विवरण जो है दोबारा से देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसको अन्य कई नामों से भी जानते हैं, जैसे अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, आपसी प्रेरण, सह प्रेरण। फिर बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस नहीं होता है, तो ट्रांसफार्मर में जो है यांत्रिक लॉस नहीं होता है, मैकेनिकल लॉस नहीं होता है। फिर बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है किसको परिवर्तित नहीं करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है आवर्ती और पावर को परिवर्तित कतई ही नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तित करता है, तो बोलेंगे केवल वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। फिर बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए, यानी कि जनरेशन या ट्रांसमिशन जो कार्य है, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन कार्य जो है उसमें भी ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। या घरेलू सिंगल फेज एलईडी, टीवी, इनको भी चलाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो हमने समझा सबसे पहले कि जनरेशन प्रणाली में जो है या ट्रांसमिशन प्रणाली में ट्रांसफार्मर की क्या भूमिका है। तो हमने बताया कि जो जनरेशन वोल्टेज होते हैं वो 11 से 33 केवी होते हैं। अगर इस 33 केवी को हम एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक अगर भेजते हैं, दूर तक अगर वोल्टेज को भेजते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होने से
जो प्राप्ति छोर है वहां तक वोल्टेज पहुंचेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो और लाइन की दक्षता ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए हम करते हैं कि ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। और ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम पावर ट्रांसफार्मर उपयोग में लेते हैं, जिसके कनेक्शन दोस्तों होते हैं स्टार डेल्टा में। और फिर इस फीडर लाइन से हम जोड़ते हैं पावर ट्रांसफार्मर को, और पावर ट्रांसफार्मर को फिर जोड़ते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी कि ग्रिड स्टेशन को, और ग्रिड स्टेशन को फिर सब स्टेशन को जोड़ने के लिए जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन काम में लेते हैं, और फिर सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से जोड़ने के लिए अपना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन काम में लेते हैं। और फिर दोस्तों इस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को फिर हम घरों तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर होता है वो 11 केवी को 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों आप ध्यान रखना कि आपको पूछ लेता है, अभी थोड़े दिन पहले जो एग्जाम लगी थी उसमें पूछा था कि आपका जो वितरण ट्रांसफार्मर होता है, वितरण ट्रांसफार्मर, तो इसका कार्य क्या है दोस्तों। तो इसका कार्य 11 केवी ट्रांसफार्मर जो होता है, 11 केवी वोल्ट जो होता है उसको 0.4 केवी दे दिया था दोस्तों। ऑप्शन में था कि इसका काम क्या है, तो सबने गलत कर दिया था। कारण क्या था कि अगर यहाँ पे ऑप्शन में ये होता है कि वितरण ट्रांसफार्मर का काम होता है 11 केवी को 440 या 415 वोल्ट में कन्वर्ट करना, 440 या 415 वोल्ट में कन्वर्ट करना, तो आप सब बता देते। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक इसने ये कर दिया ऑप्शन में कि 440 की जगह इसने दे दिया 0.4 केवी। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपके सामने भी आए तो आप ऐसा प्लीज गलत मत करना। इसका अर्थ और इसका अर्थ एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों ये जो आपको मैं समझा रहा था कि 11 जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर आपको 3 फेज सप्लाई L1, L2 और L3 सप्लाई के साथ साथ न्यूट्रल भी आपको मिल जाएगा। तो अब ध्यान रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कौन से कनेक्शन होते हैं। तो आप बोल ही दोगे डेल्टा स्टार, और डेल्टा स्टार में कनेक्ट करने का फायदा 3 फेज सप्लाई के साथ सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त करना। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि वितरण ट्रांसफार्मर की मानक वोल्टेज रेंज क्या होती है। तो ये 11 केवी को 440 वोल्टेज या 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और अगला क्वेश्चन ये बनता है कि दोस्तों ये जो आपके घरों में अगर कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, तो उसमें 3 फेज सप्लाई जाएगी। और अगर आपके घर हैं तो घरों में दोस्तों एक तो कोई भी फेज जाएगा और एक न्यूट्रल सप्लाई जाएगी। तो आपके घरों तक जो खंभा होता है, आपका घरों तक जो पोल होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आपका जो पोल है घर, ये आपका घर है, मान लेते हैं ये आपका घर है, और घर से पहले जो खंभा होता है, पोल होता है, वहां तक जो लाइन जाएगी वो तो कहलाएगी आपकी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और ध्यान रखना इस पोल से आपके घर की ऊर्जा मीटर तक जो लाइन जाएगी वो कहलाएगी आपकी सर्विस मेंस लाइन है, सर्विस लाइन है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि बताइए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को घरेलू ऊर्जा मीटर को इसके साथ जोड़ने वाली जो लाइन क्या कहलाती है। तो आप क्या बोलेंगे, सर्विंग लाइन या सर्विस लाइन, सर्विस लाइन या सर्विस मेंस लाइन भी बोलते हैं इसको। तो क्लियर दोस्तों, आपको मैंने अच्छी तरह बता दिया कि जनरेशन स्टेशन को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ने वाली लाइन फीडर लाइन,
और पावर ट्रांसफार्मर को फिर ग्रिड स्टेशन से जोड़ने वाली लाइन प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, और ग्रिड स्टेशन को सब स्टेशन से जोड़ने वाली लाइन सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, और सब स्टेशन को वितरण स्टेशन से जोड़ने वाली लाइन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को सर्विस लाइन से जोड़ने वाली लाइन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को घर के ऊर्जा मीटर से जोड़ने वाली लाइन सर्विस मेंस लाइनें कहलाती है। और दोस्तों ध्यान रखना, सर्विस लाइन जो हो जहां पे अपने घरों में जहां पे जुड़ती है उस मीटर को बोला जाता है एनर्जी मीटर, जिसको आप समाकलित या समाकलन मापक यंत्र भी कहते हैं। आपको यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि घरेलू ऊर्जा मीटर किस प्रकार का यंत्र है, तो ध्यान रखना घरेलू ऊर्जा मीटर किस प्रकार का यंत्र है, तो ध्यान रखना घरेलू ऊर्जा मीटर आपका एक समाकलन मापक यंत्र है, समाकलन मापक यंत्र। तो दोस्तों वोल्टेज को हमने उत्पादन किया और घर तक हमने पहुंचा दिया, तो जनरेशन से और वोल्टेज जहां तक खपत होते हैं वहां तक की पूरी प्रक्रिया आपको मैंने समझा दी। फिर बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर सिद्धांत की भी बात कर ली। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग, तो आपको पता ही है दोस्तों कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग या उसकी वैल्यू या उसी को बोल देते हैं बर्डन। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रांसफार्मर की वैल्यू को, रेटिंग को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को केवीए में यानी कि आभासी पावर या आभासी शक्ति में व्यक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, ट्रांसफार्मर की बर्डन यानी कि ट्रांसफार्मर की बोझ, बर्डन का मतलब दोस्तों बोझ होता है, बोझ कि ट्रांसफार्मर की बोझ को किस में व्यक्त किया जाता है, तो हम बोलेंगे केवीए में। और जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों उनकी वैल्यू को हम मेगा वोल्ट एम्पियर में भी व्यक्त करते हैं, और ये दोनों ही आभासी पावर होती हैं। दोस्तों पावर 3 प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक शक्ति, आप ध्यान रखना, एक होती है वास्तविक शक्ति जिसको रियल पावर बोला जाता है, जिसको आप एक किलोवाट में व्यक्त करते हैं दोस्तों। एक होता है आभासी शक्ति जिसको आप अप्रेंट पावर के नाम से जानते हैं, इसको दोस्तों केवीए से लिखा जाता है। और एक होता है दोस्तों प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती जिसको रिएक्टिव पावर बोला जाता है दोस्तों, इसको आप केवीएआर में व्यक्त करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि बताइए वास्तविक शक्ति को किस में व्यक्त किया जाता है, तो बोलेंगे किलोवाट में, आभासी शक्ति को किस में प्रदर्शित किया जाता है, तो बोलेंगे केवीए में, और प्रतिघाती शक्ति को किस में व्यक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रतिघाती जिसको रिएक्टिव पावर बोला जाता है, रिएक्टिव पावर को हम केवीएआर में प्रदर्शित करते हैं। और ट्रांसफार्मर की आपको मैंने बता दी, ट्रांसफार्मर की वैल्यू को आभासी पावर यानी कि केवीए में प्रदर्शित किया जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन को घुमा भी सकता है कि दी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, दी वाइंडिंग का मतलब 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, तो 2 वाइंडिंग हो चाहिए, आपका करंट ट्रांसफार्मर हो, आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो, तो इनमें थोड़ा सा अंतर है कि आपका जो डी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अपन ने बात करें कि डी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो डी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की यानी कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग मैंने बता दी आपको केवीए या मेगा वोल्ट एम्पियर। और आपका जो एक होता है सीटी ट्रांसफार्मर, सीटी या पीटी ट्रांसफार्मर,
इनकी दोस्तों अगर रेटिंग पूछी जाए तो इनकी होती है वोल्ट एम्पियर, लेकिन होती दोस्तों इसकी भी आभासी पावर ही है, आभासी पावर, आभासी शक्ति। तो क्लियर दोस्तों, अगर सीटीपीटी की वैल्यू पूछे, बोझ पूछे, बर्डन पूछे, तो हम बोलेंगे वोल्ट एम्पियर में। इस वोल्ट एम्पियर को दोस्तों कई बार लिख के ऐसे भी लिख देता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। वोल्ट एम्पियर कि बताइए सीटीपीटी की रेटिंग क्या होती है, तो अपने ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। और इसको आपको ऐसे भी लिख सकता है किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, ऐसे भी लिख सकता है ऑप्शन में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो होती है किलो वोल्ट एम्पियर, और जो सीटीपीटी जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी जो बोझ, बर्डन, जो वैल्यू जो होती है, रेटिंग जो होती है, वो होती है दोस्तों वोल्ट एम्पियर में। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि फीडर लाइन, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। तो दोस्तों ये बड़ी बड़ी केबल होती हैं और इन केबलों में एक ऋणात्मक गैस भरी जाती है। उस गैस का नाम होता है, जो केबल होती है, जो संचरण कार्य, ट्रांसमिशन कार्य के लिए जो केबल होती हैं, उन केबलों में दोस्तों इंसुलेशन के रूप में, पेरावैद्युतिक सामग्री के रूप में एक गैस भरी जाती है, और उस गैस का नाम होता है दोस्तों SF6 गैस, और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। दोबारा से सुनिए दोस्तों कि जो संचरण कार्य के लिए जो केबल होती हैं, वो केबल उनमें इंसुलेशन के रूप में या पेरावैद्युतिक मटेरियल के रूप में एक गैस भरी जाती है, जो ऋणात्मक गैस होती है। दोस्तों ध्यान रखना, SF6 जो गैस होती है वो एक ऋणात्मक गैस होती है, और ये गैस जो है, जो भी चिनगारी होती है, चिनगारी या आरक जो होती है, उसको तुरंत अवशोषित कर लेती है। और ये SF6 जो गैस होती है दोस्तों, ये होती है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। दोस्तों इस गैस का जो पेरावैद्युतिक सामर्थ्य है, पेरावैद्युतिक जो सामर्थ्य है इसकी है, ध्यान रखना दोस्तों, वायु की 2.5 गुना होती है दोस्तों, ध्यान रखना, वायु की 2.5 गुना। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आपकी संचरण केबल होती हैं, उन संचरण केबलों में एक ऋणात्मक गैस भरी जाती है, जिसको हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड के नाम से जानते हैं। उस गैस की पेरावैद्युतिक सामर्थ्य कितनी होती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, वायु की 2.5 गुना होती है, 2.5 गुना होती है। तो क्लियर दोस्तों, जो ट्रांसमिशन कार्य के लिए जो केबल काम में ली जाती हैं, उन केबलों में इंसुलेशन के रूप में जो गैस SF6 गैस भरी जाती है, वो ऋणात्मक गैस होती है, और इसकी पेरावैद्युतिक सामर्थ्य जो है वो वायु की लगभग 2.5 गुना होती है। और ये जो दोस्तों केबल होती हैं, इन केबलों की एक संरचना होती है। केबल संरचना की अगर बात करें तो दोस्तों कुछ ऐसा होता है, शुरू में केबल कोर होती है, कोर के बाद में फिर इनके ऊपर एक इंसुलेशन टाइप का कुछ होता है। सबसे पहले कोर के बाद में इंसुलेशन के बाद में दोस्तों
एक मेटलिक शीट होती है। मेटलिक शीट के बाद में दोस्तों मेटलिक शीट के बाद में जो होता है वो आपका होता है बेंडिंग होता है। बेंडिंग के बाद में इसी के ऊपर बेंडिंग के ऊपर दोस्तों फिर आपका आर्मिंग है, और आर्मिंग के बाद में दोस्तों क्या होता है सर्विंग। तो अब दोस्तों इस केबल की संरचना से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ट्रांसमिशन कार्य में केबल काम में लिया जाती है, केबल की संरचना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों अगर ये चलो केबल आपकी सिंगल कोर भी हो सकती है, डबल कोर भी हो सकती है। चलो मैं 3 कोर केबल बना देता हूं। कोर जो है वो सिंगल भी हो सकती है, 2 कोर भी हो सकती है, 3 कोर भी हो सकती है, 4 कोर भी हो सकती है। लेकिन इन कोर को अगर आप इंसुलेटेड नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर मैं इन कोर को इंसुलेटेड नहीं करता हूं तो क्या होगा? होगा ये कि जितनी भी कोर हैं वो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सीधी सी बात है क्या आएगी? बांस आएगी, बदबू आएगी। तो आप क्या बोलोगे कि मैं बांस आई। तो आप ये चीज याद रखें, अगर केबल में इंसुलेशन नहीं होगा तो केबल सीधी सी बात है जलेगी, और आप क्या बोलोगे कि मैं बांस आई। ये चीज याद रखें। अब क्वेश्चन क्या होता है देखना, सबसे पहले ये होता है दोस्तों आपकी कोर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यह होती है आपकी कोर, और कोर दोस्तों कॉपर की भी हो सकती है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है। कोर वो भाग होता है जिसमें करंट फ्लो होता है। फिर कोर के बाद में दोस्तों जितने भी कोर हैं उनको इंसुलेटेड करने के लिए एक होता है आपका ये KIMBAS की में बांस, यानी कि आई का मतलब है यहां पे इंसुलेशन। कोर के ऊपर आपका दोस्तों होता है इंसुलेशन, और इंसुलेशन को सुरक्षित रखने के लिए कि इंसुलेशन जो है खराब ना हो जाए, उसको सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों इसके ऊपर एक मेटलिक शीट चढ़ाई जाती है जिसको अपना धात्विक परत बोलते हैं। धात्विक परत, धात्विक परत। अब धात्विक परत जो है वो नमी से खराब न हो जाए तो इसको बचाने के लिए एक करी जाती है दोस्तों बैंडिंग। ये लो जी बैंडिंग। अब ये बैंडिंग जो है ये खरोंच से खराब ना हो जाए, घर्षण से खराब ना हो जाए, इससे बचने के लिए बैंडिंग के ऊपर दोस्तों किया जाता है आर्मिंग। आर्मिंग, आर्मिंग, ऐसे आर्मिंग। अब आर्मिंग जो है वो बरसात से खराब ना हो जाए, नमी से खराब ना हो जाए, तो इसकी सुरक्षा के लिए हम दोस्तों ऊपर लगाते हैं सर्विंग। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करूं मैं तो केबल का पार्ट होता है कोर, या मैं यहां पे लिखूं सबसे पहला पार्ट हुआ कोर। कोर को बचाने के लिए इंसुलेशन, और इंसुलेशन को बचाने के लिए दोस्तों धात्विक परत, और धात्विक परत को बचाने के लिए दोस्तों होता है आपकी बैंडिंग, और बैंडिंग को बचाने के लिए दोस्तों होता है आपका आर्मिंग, और आर्मिंग को बचाने के लिए दोस्तों होता है सर्विंग। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन, अब आप बोलोगे दोस्त सर यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हो आप? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछता है, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि केबल में सर्विंग से पहले कौन सी प्रक्रिया दोहराई जाती है? तो सर्विंग से पहले आर्मिंग। अभी थोड़े दिन पहले नोएडा मेट्रो की एग्जाम लगी थी, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्विंग से पहले कौन सी प्रक्रिया दोहराई जाती है? तो सर्विंग से पहले बात करें तो आर्मिंग, या मैं बात करूं कि बैंडिंग, एक केबल में बैंडिंग के तत्पश्चात कौन सी प्रक्रिया दोहराई जाती है? बैंडिंग के बाद में अगर बात करें तो आर्मिंग। अगर आर्मिंग के पहले अगर कौन सी प्रक्रिया दोहराई जाती है तो बोलेंगे धात्विक परत।
या अगर मैं बोलूं कि धात्विक परत को सुरक्षित रखने के लिए केबल में कौन सी प्रक्रिया दोहराई जाती है, तो बोलेंगे बेंडिंग। या मैं बोलूं कि बेंडिंग को सुरक्षित रखने के लिए आर्मिंग, या बोलूं आर्मिंग को सुरक्षित रखने के लिए सर्विंग। तो दोस्तों ये आपको 1 2 3 और ये 5 ये जो संरचना है सीरियल नंबर से आपको याद रखनी होगी। और याद रखने के लिए यही तरीका है कि मैं बांस आप ये तरीका अपना लें, KIMBAS। ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों अब संचरण कार्य में केबल भी कई प्रकार की यूज में ली जाती हैं। जैसे एक होती है दोस्तों बेल्टेड केबल, बेल्टेड केबल। एक होती है दोस्तों स्क्रीन केबल। एक होती है दाब केबल या प्रेशर केबल। तो दोस्तों आपको यहां पे पूछा जाता है कि ये जो बेल्टेड केबल है, बेल्टेड केबल जो है दोस्तों 11 से 22 केवी के लिए काम में ली जाती है। यहीं पे क्वेश्चन आता है कि बेल्टेड केबल का प्रयोग डॉट डॉट तक किया जाता है, तो बेल्टेड केबल का प्रयोग 11 से 22 केवी के लिए किया जाता है। और यहीं पे पूछा जाता है स्क्रीन केबल, तो स्क्रीन केबल का प्रयोग जो है दोस्तों स्क्रीन केबल का आपका प्रयोग जो है दोस्तों 22 से 66 केवी तक के लिए किया जाता है। और आपकी दाब केबल जो होती है वो 66 केवी से अधिक केवी के लिए की जाती है। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि बताइए केबल में बेंडिंग के तत्पश्चात कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो बेंडिंग के बाद में आर्मिंग के बाद में सर्विंग से पहले आर्मिंग। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये अगला क्वेश्चन बनता है आपका बेल्टेड केबल की मानक रेंज 11 से 22 केवी, स्क्रीन केबल की मानक रेंज दोस्तों अगर दिख नहीं रहा तो मैं बता देता हूं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 22 से 66 केवी। स्क्रीन केबल की मानक रेंज 22 से 66 केवी। और दाब केबल जो होती है उसकी मानक रेंज होती है 66 केवी से अधिक। तो ये हैं दोस्तों बेल्टेड केबल, स्क्रीन केबल, दाब केबल। और साथ में दोस्तों कुछ केबल और भी हैं, जैसे MI केबल, XLPE केबल और PVC केबल। तो दोस्तों इनकी आपको फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। MI तो इसकी होती है मिनरल इंसुलेटेड केबल, इंसुलेटेड केबल। ये होती है XLP क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन केबल। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। अक्षीय LPE केबल की फुल फॉर्म क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन केबल। और एक होता है PVC पॉली विनाइल क्लोराइड। ये भी आप दोस्तों ध्यान में रखें। दोस्तों एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं। आज हम पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर की हमने वैल्यू पढ़ी, ट्रांसफार्मर का कार्य पढ़ा, और ट्रांसफार्मर का जो कार्य है वो पढ़ा, और ट्रांसफार्मर के साथ में काम आने वाली जो केबल हैं वो पढ़ी।
दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जितना भी अपन ने मैटर पढ़ा उसको दोस्तों हल करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।